है गाइस, स्वागत करता हूँ एक्सीड ई लर्निंग के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीवर। देखो, लीवर जनरली हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। ध्यान रखना, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, ना कि एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन की कौन सी होगी? थायराइड। ठीक है। सो लीवर पहली चीज होता कौन सी तरफ है? तो लीवर होता है हमारे राइट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है। और जो एब्डोमिनल रीजन होते हैं, उन एब्डोमिनल रीजन के फर्स्ट एंड सेकंड रीजन को कवर करता है। फर्स्ट रीजन कौन सा होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। और दूसरा रीजन कौन सा होता है? एपिगेस्ट्रिक रीजन। ठीक है। लीवर होता कहाँ पर है? हमारे एब्डोमिनल केविटी या थोरेसिक केविटी? ये होता है हमारी एब्डोमिनल केविटी के अंदर, डायफ्राम से नीचे, क्योंकि डायफ्राम से ऊपर तो क्या है? लंग्स। ठीक है। सो स्टार्ट होता है फिफ्थ रिब से, और कहां तक होता है? जहां तक लास्ट रिब्स होती है। किसकी रिब्स? रिब केज की। जो हमारे पिंजरा होता है चेस्ट का, उस चेस्ट के पिंजरे की फिफ्थ रिब से स्टार्ट होता है और लास्ट रिब तक रहता है। जनरली अगर अपन इसको देखें तो ये दो भागों में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है। राइट लीवर और लेफ्ट लीवर। राइट लीवर होता है वो नॉर्मली बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे लीवर का 2/3 है। 2/3 का मतलब क्या होता है? कि 66% एरिया केवल राइट लीवर कवर कर रहा है। और अगर लेफ्ट की बात करें तो 1/3 एरिया लेफ्ट लीवर कवर करता है। अब चूंकि दो पार्ट है तो बीच में से तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब जिससे जुड़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिगामेंट। लिगामेंट टेरेस। ठीक है। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो लीवर का जनरली वेट होता है 1400 से 1600 ग्राम एक एडल्ट के अंदर। और अगर हम ग्रोस वेट की बात करें, ग्रोस वेट का मतलब हो गया ऑल अराउंड, तो होता है वो 900 से 1800 ग्राम, मतलब 900 से 1800 ग्राम। ठीक है। एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये बनता है कि विच लीवर इज मेजर कवर द मेजर मोस्ट पार्ट। कौन सा लीवर है जो सबसे ज्यादा पार्ट को कवर करता है? तो वो होता है राइट लीवर। कितना कवर कर रहा है? 66%। चलो आगे बढ़ते हैं। कलर, अगर कलर देखें कि लीवर का कलर किस तरीके का होता है, तो लीवर होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का। किस किस कलर का होगा? रेडिश ब्राउन। और ये रेडिश ब्राउन कलर का होने का भी कारण है। क्यों? क्योंकि जितना भी पूरा लीवर है ना, ये पूरा लीवर किससे कोटेड रहता है? ये लीवर कोटेड रहता है पूरा फाइबर सीट से या फाइबर से। ठीक है। इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। रेडिश ब्राउन कलर किसकी वजह से है? तो पूरा फाइबर्स सीट की वजह से ये रेडिश ब्राउन होता है। और रेडिश ब्राउन होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसन कैप्सूल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये हमने ऊपर बात की थी कि अगर दो पार्ट है तो बीच में से तो किसी न किसी से जुड़ा होगा। तो किससे जुड़ा होगा? लिगामेंट से। ठीक है। लीवर एक्सटर्नली बाय डबल लेयर। एक खास पॉइंट है इसका ये है कि लीवर बाहर से दो लेयर से जुड़ा होता है। बाहर से अगर देखेंगे तो जनरली दो लेयर का बना होता है। और ये क्यों बना होता है दो लेयर का? तो जब भी दो लेयर की बात आती है ना, तो वहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन। ठीक है। सो अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें कि लीवर के पास ब्लड सप्लाई कौन सी और कैसे जाती है, तो देखो, लीवर से या लीवर में जो ब्लड सप्लाई जाती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है आर्चो परोटा से। ठीक है। आर्चो परोटा से सबसे बड़े अरोटा के अंदर ब्लड आता है, जो है एब्डोमिनल अरोटा। एब्डोमिनल अरोटा की पार्ट होते हैं जो डिवाइडेशन में जाते हैं, जैसे कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी और पेनक्रिएटिक आर्टरी, है ना। ये अभी तक आर्टरी है। अब जब जब ये इन ऑर्गन के अंदर जाएगी तब वहां के वेस्ट मटेरियल को उठाएगी, और जैसे ही उठाएगी आर्टरी वेन में चेंज हो जाएगी। तो देखो, यहाँ पर जितना भी आप लोगों को दिखाई दे रही है ना ये आर्टरी, ये अलग अलग ऑर्गन के अंदर जाती है और जाकर जैसे ही बाहर निकलती है वैसे ही ये चेंज हो जाती है पोर्टल वेन में। अब अपन इसको पोर्टल वेन क्यों बोल रहे हैं? तो चूंकि
यहाँ पर 5 वेन आकर जुड़ती है। कौन कौन सी? सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, पेनक्रिएटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, ये सब वेन में चेंज हो जाती है और वेन आकर जुड़ती है कहाँ पर? जब एक बड़ी वेन बनाती है उसको हम बोलते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन टोटल 80% ब्लड को लेकर आती है। कितने परसेंट लेके आएगी? 80%। एग्जाम में आने वाला पॉइंट ये है क्या कि पोर्टल वेन जनरली लीवर के पास कितने परसेंट ब्लड लेकर आती है? तो वो लेके आती है 80%। ठीक है। और जो ये हेपेटिक आर्टरी है ना, वो हेपेटिक आर्टरी कितने परसेंट लेके आती है? केवल 20% ब्लड। और ये 20/80 ये किसका परसेंटेज है? तो देखो लीवर के पास में कार्डियक आउटपुट का पर मिनट 25% फ्लूइड आता है। कितना आता है? 25% फ्लूइड। मतलब अगर 5 लीटर आउटपुट हो रहा है, कार्डियक आउटपुट यदि 5 लीटर है तो उसका 1250 ml तो कहाँ आएगा? लीवर के पास। अब चूंकि नॉर्मल रेंज बताई जा रही है तो 1250, अगर हम किसी हेवी वेट वाले की बात करें तो 1250 से लेकर आप 1500 ml तक ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब एक आर्टरी भी आती है जो कहां से आती है? एब्डोमिनल अरोटा से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लीवर के पास में, उसको हम बोलते हैं हेपेटिक आर्टरी। ठीक है। आर्टरी और वेन दोनों एक एक करके लीवर के पास में इंटर करती है। लीवर से ये जब इंटर करती है तब पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी के नाम से होती है। जब निकलेगी तो केवल हेपेटिक वेन, और हेपेटिक वेन आगे जाकर चेंज हो जाती है। किसमें चेंज हो जाती है? सुपीरियर वेना केवा, सॉरी इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो लीवर की जनरली स्ट्रक्चर कैसी देखने को मिलती है हमें? एक हेक्सा शेप में। ठीक है। मतलब जिसके 6 कॉर्नर हो। ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये 6 कॉर्नर वाली एक सेल है। इसी सेल के अरेंजमेंट में पूरा लीवर अरेंज होता है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे 6 एंगल है इसके, और 6 एंगल पर प्रत्येक एंगल हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन को रखता है। प्रत्येक एंगल किसको रखेगा? हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी जो 20% ब्लड को ला रही थी और 80% जो ला रही थी वो पोर्टल वेन प्रत्येक के पास में होती है। ठीक है। और ये यहाँ पर सप्लाई लेके आएगी। इस सप्लाई को कहाँ भेजा जाता है? सेंट्रल वेन की तरफ। सेंट्रल वेन इस सेल के बीच के वाले पार्ट पर होती है। ठीक है। अब जो ये सर्कल बना ना, इस सर्कल से सेंट्रल वेन तक जो ब्लड आया है वो ब्लड आने के दौरान एक रास्ता बनाता है और उस रास्ते को हम बोलते हैं सिनुसॉइड। क्या बोलते हैं? सिनुसॉइड। सिनुसॉइड की मदद से ही जो इसके कॉर्नर पर सप्लाई आती है हेपेटिक वेन और पोर्टल वेन की, वो सप्लाई कहाँ पहुंचती है? सेंट्रल वेन के पास में। ठीक है। सेंट्रल वेन समझ में आया कौन सा है? सो यहाँ पर एक खास पॉइंट और आता है, वो क्या है कि जब सेंट्रल वेन के पास में पहुंचती है, जैसे ये सेंट्रल वेन है, जो सर्कल मैंने बनाया है ये सेंट्रल वेन है, और इस सेंट्रल वेन के नीचे हमने 4 स्ट्रक्चर लिखी है जिसको हमने नंबर दे रखा है 1 2 3 4। ठीक है। अब इसमें से नंबर 1 क्या है? ये बाइल डक्ट होती है जो बाइल को कलेक्ट करती है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करती है। दूसरे नंबर पर हेपेटिक आर्टरी दिया हुआ है जो एब्डोमिनल अरोटा से होकर आई थी। तीसरे नंबर पर यहाँ पर पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन दिया हुआ है जो 80% तक ब्लड को लेकर आ रही थी। और चौथे नंबर पर लिम्फेटिक डक्ट। ये 4 स्ट्रक्चर होती है जो जहां से फ्लूइड आता है और रिटर्न होता है, क्योंकि बाइल तो बनेगा तो वो तो जाएगा ही जाएगा, है ना। और आने वाले 2 और 3 ये फ्लूइड को लेकर आते हैं, लाकर सेंट्रल वेन के अंदर डाल देते हैं। ये होता है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। तो देखो फिजियोलॉजी के अंदर नंबर 1 पे आता है बाइल का प्रोडक्शन। पहली चीज बाइल होता क्या है? बाइल प्रोडक्ट है लीवर का। लीवर क्यों बनाता है? लीवर इसलिए बनाता है ताकि फैट का मेटाबॉलिज्म हो जाए, और ये बाइल ही है जो फैट का मेटाबॉलिज्म करता है। पर डे इसकी क्वांटिटी होती है 500 ml पर डे।
ठीक है, कितनी होती है 500 ml। ठीक है, कलर कैसा होता है तो डार्क ग्रीन टू येलो ब्राउन कलर का एक फ्लूइड होता है, जिसको बनने से लेकर स्टोरेज तक की एक सिनेरियो है वो क्या है, जैसे हेपेटोसाइट्स। हेपेटो का मतलब क्या हुआ, लीवर। साइट्स का मतलब क्या हुआ, सेल्स, मतलब लीवर की सेल्स जो प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट क्या है, बाइल। इस बाइल को कलेक्ट करके स्टोर करने का काम होता है बाइल कैनालिकुलाई का। किसका, बाइल कैनालिकुलाई। और बाइल कैनालिकुलाई क्या करती है, टर्मिनल बाइल डक्ट होती है, उसके अंदर फ्लूइड को डाल देती है, जो हेपेटिक डक्ट के जरिए कहाँ पहुंच जाता है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। और कॉमन बाइल डक्ट लेकर उसको स्टोर कर लेती है। कहां पर स्टोर करेगी, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर क्या है, एक प्रकार की पाउच लाइक स्ट्रक्चर। क्या है, एक प्रकार की पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो क्या काम करती है, स्टोरेज का। ठीक है, बाइल जनरली फैट को मेटाबॉलिज्म करता है, और इसी फैट के मेटाबॉलिज्म में हमें एक चीज की जरूरत और होती है, वो होता है वाटर। जनरली बाइल फैट का मेटाबॉलिज्म कहाँ करता है, तो जेजुनम या इलियम, इन दो जगह पर फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। दूसरी प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है एंड लाइसिस का मतलब क्या होता है, तो देखो, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, न्यू प्रोडक्शन, जबकि लाइसिस का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। अब लाइसिस के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज के जो बड़ा अणु है वो बड़े अणु छोटे छोटे अणुओं में चेंज हो जाता है। ठीक है, जबकि ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु बड़े अणु में चेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। और ये प्रोसेसिंग होती है ना, इस प्रोसेसिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट रखने का काम करती है। ठीक है, जनरली अगर हम एनर्जी सोर्सेस की बात करें तो वो होते हैं हमारे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जनरली इनकी कैलोरी भी फिक्स होती है, जिससे फैट के मेटाबॉलिज्म से 9 कैलोरी हमें मिलती है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से 4 कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से 4 कैलोरी। ठीक है, अगर हम स्टोरेज की बात करें, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ग्लूकोज का स्टोरेज जनरली ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और आयरन का स्टोरेज फेरेटिन के रूप में होता है। और ये स्टोरेज होता कहां पर है, तो लीवर की सेल के अंदर ही। ठीक है, विटामिन B12 का स्टोरेज होता है रोडोप्सिन के रूप में। विटामिन डी का जो स्टोरेज है वो होता है कैल्सीफेरॉल के रूप में। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स बहुत सारे हैं जो और भी स्टोरेज होते हैं। जनरली विटामिन ए का स्टोरेज भी होता है, और विटामिन ए का स्टोरेज को करने वाली सेल्स होती है, उसको हम बोलते हैं इट्टो सेल, ITO, इट्टो सेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फंक्शन लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस जनरली हम किसको बोलते हैं, ग्लूकोज और अमीनो एसिड जब आपस में आकर कंबाइनली जुड़ते हैं तब हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस, क्योंकि उस समय लिपिड का प्रोडक्शन होता है या फैट का प्रोडक्शन होता है, जो एसिटाइल को एंजाइम ए की मदद से होता है। किसकी मदद से, एसिटाइल को एंजाइम ए। और ये चेंज करता है किसमें, ग्लूकोज और प्रोटीन को ट्राइग्लिसराइड में चेंज करता है, और ट्राइग्लिसराइड आगे जाकर लिपिड में चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं लिपोजेनेसिस। एक्सक्रिएशन की अगर हम बात करें तो देखो, लीवर बहुत सारी चीजों का एक्सक्रिएट कराता है, बाहर निकालता है, जैसे कि इसके अंदर एक फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस भी आती है। फेगोसाइटोसिस से मतलब समझते हैं आप, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी भी फॉरेन बॉडीज को एनगल्फ कर जाना, निगल जाना। तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, उन टॉक्सिक मटेरियल को बॉडी से बाहर करने की प्रोसेस होती है, वो कहलाती है डिटॉक्सिफिकेशन। और यही एक बॉडी के लिए बेनिफिट वाली बात होती है। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल होगा तो वो हमारी बॉडी को टॉक्सिटी फैलाएगा, और टॉक्सिटी फैलाएगा तो हमारी जो सेल्स होती है वो डैमेज होगी। ठीक है, इसी डैमेज से बचाने के लिए लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस। अब कैसे करता है, तो देखो, आरबीसी 120 दिन के अंदर इसका लाइफ स्पान होता है 120 दिन। 120 दिन खत्म होते ही क्या होता है,
आरबीसी डेथ हो जाती है। कहाँ होती है? स्प्लीन के अंदर, क्योंकि उसका स्प्लीन में जहां से इंटर करती है वहां का डायामीटर कम होता है, डायामीटर कम होने की वजह से ब्रेक हो जाती है, इसीलिए हम इसको ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है। अब ये लीवर के पास पहुंचती है जहां पर हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक हिम और दूसरा ग्लोबिन। हिम पार्ट कहाँ पहुंच जाता है? नई आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए। कौन सी फॉर्म में पहुंचता है? फोलेट। कौन सी फॉर्म में पहुंचेगा? फोलेट। तो फोलेट को आप ये भी बोल सकते हो कि ये आरबीसी प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेप है। जबकि ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है जो दो भागों में डिवाइडेड हो जाती है, बिलरुबिन और बिलवर्डिन। अब चूंकि ये क्या है हमारे पास में? वेस्ट प्रोडक्ट। इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमें बाहर निकालना है। अब ये बाहर कौन सी फॉर्म में निकलेंगे? तो जैसे बिलरुबिन है तो वो यूरोबिलिन में चेंज हो जाएगा, और यूरोबिलिन में चेंज होकर यूरिन को पिगमेंट दे देगा। यूरिन को हम एक्सक्रिएट कराते हैं, या जैसे ही यूरिनेशन करते हैं उस दौरान बिलरुबिन बॉडी से बाहर हो जाता है। जबकि बिलवर्डिन क्या करता है? बिलवर्डिन सार्कोबिलिन में चेंज हो जाता है और स्टूल को पिगमेंट देता है, और स्टूल को पिगमेंट देकर बाहर निकल जाता है। ठीक है। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस हम किसके अंदर रखेंगे? यहाँ देखना, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है कि आरबीसी का टूटना किस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो होता है आरबीसी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आरबीसी के दो टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं आरबीसी कैटाबॉलिज्म।